मजबूरी में बंधा एक रिश्ता। एपिसोड नंबर 1। दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं और किसी को कोई भी नुकसान पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं है। कहानी में दिखाए जाने वाले रोमांटिक और भावनात्मक दृश्य केवल भावनाओं को समझाने के लिए हैं। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि समाज में सोच और जागरूकता फैलाना भी है, ताकि हम रिश्तों, भावनाओं और जिंदगी के सच को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये कहानी है एक अनाथ लड़की सुहानी की, जिसकी जिंदगी में एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया रणदीप नाम का एक तूफान, जिसने सुहानी के सपनों तक को गिरवी रख दिया। तो आखिर क्या मोड़ लेगा कॉन्ट्रैक्ट पर बना इनका ये रिश्ता? आइए जानते हैं इस कहानी में। हॉस्पिटल के एक बड़े से रूम में बेड पर लेटे दलजीत जी ने अपनी आंखें बंद करके पास में बैठे अपने पीए से कहा, जब तक मैं अपनी आंखों से दीप के बीवी और बच्चे को नहीं देख लेता, तब तक ये प्रॉपर्टी मैं उसके नाम नहीं करूँगा। चाहे फिर मुझे कुछ भी हो जाए और ये सारी प्रॉपर्टी दान में चली जाए। दलजीत जी की बात सुनकर उनके छोटे बेटे मंजीत की बीवी डिम्पी ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। डिम्पी ने पास खड़े मंजीत के कान में फुसफुसाते हुए कहा, जब पापा जी ने सब कुछ दीप के नाम करने का फैसला कर ही लिया है, तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए घर चलते हैं। मंजीत जी ने अपनी बीवी का हाथ दबाकर उसे चुप रहने का इशारा किया, तो वो मन मारकर चुपचाप खड़ी हो गई। तभी रूम के डोर खुलने की आहट हुई और अगले ही पल डॉक्टर्स की एक टीम के साथ एक 6 फुट लंबा गबरू जवान नेवी ब्लू कलर के 3 पीस सूट में उस रूम में एंटर हुआ। गोरा रंग, उस पर भी चेहरे पर मौजूदा नया नक्श उसके चेहरे को और भी अधिक आकर्षक बना रहे थे। परफेक्ट जॉ लाइन, जिम में पसीना बहाकर बनाई सुडौल बॉडी, जो कि उसकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा रही थी और उसे उस 3 पीस सूट में भी हृष्ट पुष्ट दिखा रही थी। उसके चेहरे पर तेज कुछ ऐसा था मानो किसी राजा के जैसा। लड़के ने दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव वॉचेस में से एक वॉच अपने हाथ में पहनी हुई थी। ब्लैक कलर के शूज़ ऐसे चमचमा रहे थे मानो अभी अभी अनपैक करके पहने हों। सच कहें तो उस लड़के का ऑरा ही वहाँ मौजूद लोगों से कुछ अलग था। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि दिल्ली की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट कंपनी यानी कि मेहरा कंपनी के मालिक दलजीत मेहरा का बड़ा पोता रणदीप मेहरा था। मेहरा कंपनी की बागडोर दलजीत मेहरा ने आज से 5 साल पहले रणदीप के हाथों में सौंप दी थी और रणदीप ने भी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। रणदीप अभी अभी मुंबई से वापस आया था। बेड पर आंखें मूंद कर लेटे अपने दादाजी यानी कि दलजीत जी को देखकर रणदीप आगे बढ़ा और उसने महेश जी, जो कि दिलजीत जी के पीए थे, उनसे पूछा, क्या हुआ है दादाजी को? महेश जी ने परेशान होते हुए कहा, हार्ट अटैक। वहाँ मौजूद 4 डॉक्टर्स में से सीनियर डॉक्टर ने आगे आते हुए कहा, मिस्टर रणदीप, हमें मिस्टर मेहरा की सर्जरी करनी होगी, पर ये सर्जरी के लिए मना कर चुके हैं। बेड से कुछ दूरी पर खड़े रणदीप ने एक नज़र आंखें बंद करके लेटे दलजीत जी को देखकर महेश जी की तरफ देखते हुए कहा, मैं दादाजी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर थोड़ी ही देर में सब लोग बाहर निकल गए और अब बस रूम में मौजूद थे रणदीप और दलजीत जी। रणदीप ने उनके पास बैठकर उन्हें एक नज़र देखकर अपनी कठोर आवाज़ में कहा, क्या प्रॉब्लम है आपकी? क्यों ड्रामा कर रहे हैं इतना? दलजीत जी ने उसकी मर्दाना आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोलकर नाराज़गी में उसे देखते हुए कहा, ड्रामा नहीं है, मैं सच में सर्जरी नहीं करवाऊंगा। रणदीप ने मुंह से एक सांस छोड़कर उनसे मुंह फेरा तो दलजीत जी ने उसे देखते हुए कहा, और तुम भी कान खोल कर सुन लो, ये जो तुम इतना ऐश कर रहे हो इस प्रॉपर्टी पर,
ये सब मैं दान कर रहा हूँ। रणदीप ने सुना तो झट से उनकी तरफ मुंह फेरा और उन्हें देखने लगा तो दलजीत जी ने इस बार मुस्कुरा कर कहा, सही सुन रहे हो, ये सब मैं सरकार को दान कर रहा हूँ। रणदीप ने उनकी बात पर रिएक्ट करते हुए कहा, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? दलजीत जी ने गुस्से में कहा, हाँ, हो गया है और इसका कारण तुम हो। रणदीप ने भी उनकी बात सुनकर गुस्से में भड़कते हुए कहा, करके दिखाइए आप, मैं भी देखता हूँ कि आप कैसे प्रॉपर्टी दान करते हैं। 5 साल, अपने पूरे 5 साल दिए हैं इस कंपनी को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। मेरी मेहनत लगी है ये इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करने में, ऐसे कैसे आप दान कर देंगे? दलजीत जी ने उसकी बात सुनकर गुस्से में कहा, पर तुम्हें ये सब मेरी वजह से मिला है और मत भूलो कि अभी भी कंपनी मेरी है, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं है और तब तक नहीं होगा जब तक तुम मेरी बात नहीं मान लेते। रणदीप ने उनकी बात सुनकर खड़े होकर उन्हें एक नज़र देखते हुए कहा, वो तो मैं कभी नहीं मानूंगा। और हाँ, ये बच्चों की तरह जिद करना बंद कीजिए, आपकी सर्जरी होगी और कल ही होगी। इतना कहकर वो वहाँ से जाने को हुआ था कि दलजीत जी ने गुस्से में लगभग उठकर उस पर चीखते हुए कहा, हाँ तो ठीक है, मैं भी सारी प्रॉपर्टी यशवीर के नाम पर कर दूंगा। उन्होंने इतना कहा ही था कि दर्द की एक लहर उनके चेहरे पर होकर गुजरी और उन्होंने अपने दिल पर हाथ रख लिया। इधर रणदीप का उनकी बात सुनकर गुस्से में उनकी तरफ पलटना शुरू हुआ था कि उनकी हालत देखकर वो झट से उनके करीब पहुंचा और उसने उन्हें संभाल कर डॉक्टर को बुलाया। थोड़ी ही देर में डॉक्टर्स जल्दी से अंदर आए। वो दलजीत जी का चेकअप करने लगे। वहीं रणदीप अब पीछे हटकर चुपचाप खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने दलजीत जी का चेकअप करने के बाद रणदीप से कहा, मिस्टर रणदीप, हमें सर्जरी आज ही करनी होगी। मिस्टर मेहरा की हालत बेहद नाजुक है। रणदीप ने अपने दादाजी के पीले पड़ते चेहरे को देखकर डॉक्टर को अपनी सख्त आवाज़ में कहा, जो करना है करो, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने रणदीप की भारी आवाज़ को सुनकर उससे कुछ कहना चाहा था, मगर उससे पहले ही वो पलटकर वहाँ से चला गया। रणदीप रूम से बाहर निकल कर आया तो उसका पीए विकास उसके पीछे पीछे चल पड़ा और जैसे ही उनका हॉस्पिटल से बाहर निकलना हुआ तो बाहर खड़ी रणदीप की कार का गेट उसके सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड यूसुफ ने खोला। रणदीप जैसे ही अपनी ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस में बैठा, उसके आगे और पीछे की गाड़ियों में ब्लैक कलर का 3 पीस पहने उसके सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर बैठ गए और जैसे ही रोल्स रॉयस स्टार्ट हुई उसी के साथ रणदीप की सिक्योरिटी में लगी गाड़ियां भी स्टार्ट हो गई। उसकी सुरक्षा में लगी सिक्योरिटी किसी Z+ सिक्योरिटी से कम नहीं थी और आखिर होती भी क्यों ना, वो दिल्ली का सबसे मशहूर और अमीर आदमी था जिसने मात्र 29 वर्ष की उम्र में ही गज़ब की शोहरत हासिल की थी। हाँ, वो बात अलग थी कि दिन रात जिस कंपनी के लिए उसने मेहनत की थी वो उसके दादाजी की थी और अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो ये सारी दौलत और शोहरत उससे छिन जाने वाली थी। रणदीप अपने फ़ोन में बिजी था। ऐसे में पैसेंजर सीट पर बैठे विकास ने हिम्मत करके उससे पूछा, सर जाना कहाँ है? रणदीप ने अपनी पलकों को उठाकर उसे घूर कर देखा तो अगले ही पल विकास ने झेंप कर ड्राइवर से कहा, ऑफिस चलो। इतना कहकर उसने ये मैसेज यूसुफ को ड्रॉप किया कि उन्हें ऑफिस जाना है। मैसेज मिलते ही सारी गाड़ियाँ ऑफिस जाने वाले रास्ते की तरफ मुड़ गई। ऑफिस में रणदीप अपने बड़े से आलीशान केबिन में पहुंचा तो वहां पर ऑलरेडी उसका दोस्त अबीर महेश्वरी बैठा हुआ था। 5 फुट 10 इंच हाइट, गेहुआ रंग पर अच्छे भले नयन नक्श वाला अबीर देखने में रणदीप से ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं था। रणदीप के आते ही वो उठ खड़ा हुआ और उसके गले मिलते ही अबीर ने रणदीप से पूछा, कैसा है? रणदीप ने उससे अलग होकर अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, दादाजी हॉस्पिटलाइज्ड हैं।
अबीर ने शौक होते हुए पूछा। व्हाट? कब? कैसे? हुआ क्या है उन्हें? अबीर ने एक के बाद एक सवाल किए तो रणदीप ने चेयर पर पीछे टिकते हुए कहा, हार्ट अटैक। अबीर ने फिक्र जताते हुए पूछा, क्या वो ठीक है? और तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे उसके पास होना चाहिए ना। रणदीप ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, पहले तो तू शांत हो जा। उनकी सर्जरी होनी है और वही हो रही है। अबीर ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, फिर भी तुझे उनके साथ होना चाहिए था। रणदीप ने उसकी बात इग्नोर करके अपना फ़ोन साइड में रखते हुए कहा, तो वो सब छोड़ और मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे कल तक एक लड़की चाहिए। अबीर ने उसकी बात सुनकर नासमझी से उसे देखते हुए पूछा, लड़की? कौन लड़की? रणदीप ने सीधे बैठते हुए कहा, कोई भी, बस एक लड़की चाहिए। अबीर ने हैरानी से पूछा, क्यों? रणदीप ने अब अबीर के एक बार फिर सवाल पूछने पर चिढ़कर गुस्से में कहा, तुझे इससे क्या? मैंने कहा ना, मुझे एक लड़की चाहिए। रणदीप का गुस्सा देखकर अबीर कुछ शांत हुआ तो रणदीप को भी होश आया और उसने अपनी आंखों पर हाथ रखकर कुछ देर तक शांत रहने के बाद सांस छोड़ते हुए कहा, तू जानता तो है दादाजी की जिद के बारे में, पर इस बार उन्होंने जो कहा वो यहाँ दिल पर लगा। उनका कहना है कि अगर मैंने उन्हें अपने बच्चे का चेहरा नहीं दिखाया तो वो सब कुछ यश के नाम कर देंगे। यश कह लो या यशवीर, ये रणदीप के चाचा मंजीत का बेटा है, जो कि उम्र में 3 साल रणदीप से छोटा है। अबीर ने रणदीप की बात सुनकर चिढ़ते हुए कहा, तू लड़की तो ऐसे मांग रहा है जैसे वो कोई चीज़ हो और उसे खरीद कर मैं तेरे सामने पेश कर दूं। रणदीप ने अबीर को देखकर अपनी कठोर आवाज़ में कहा, खरीद या जो तुझे समझ आए वो कर, मुझे बस एक लड़की चाहिए जो कि मेरे बच्चे को जन्म दे सके। अबीर ने रणदीप की बात सुनकर उससे पूछा, डू यू मीन टू से दैट अ सैरोगेट? रणदीप ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, जो कि मेरे बच्चे को कैरी कर सके और उसे जन्म दे सके। अबीर ने कुछ सोचते हुए कहा, हो जाएगा। रणदीप ने उसकी बात सुनकर उसे टोकते हुए कहा, पर हाँ, वो लड़की वर्जिन होनी चाहिए और उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं होना चाहिए। अबीर ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, यार इतनी डिमांड रखेगा तो कैसे मिलेगी कोई? और वर्जिन का तो नहीं पता, बट बॉयफ्रेंड ना हो ऐसी तो तुझे कोई नहीं मिलेगी। रणदीप ने उसे देखते हुए कहा, वो सब तेरी प्रॉब्लम है, कैसे भी ढूंढ, तेरे पास बस कल तक का वक्त है। रणदीप की बात सुनकर अबीर ने सिर हिलाते हुए कहा, चल देखता हूँ। रणदीप ने उसका जवाब सुनकर अबीर को घूरकर एक नज़र देखा तो अबीर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे बाबा ढूंढता हूँ। अगले दिन दलजीत जी की सर्जरी सक्सेसफुल रही थी और अब उन्हें ऑपरेशन रूम से नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। मंजीत जी ने अभी अभी वहाँ आए रणदीप को देखकर उससे पूछा, दीप कल कहाँ थे तुम? रणदीप ने सामने बेड पर लेटे दलजीत जी को देखते हुए कहा, ऑफिस। मंजीत ने उनकी बात सुनकर नाराज़गी से कहा, तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। पता भी है कल सर्जरी से पहले पापा ने तुम्हें कितनी बार याद किया था। रणदीप ने मंजीत जी की बात सुनकर अपना मुंह फेर लिया। ऐसे में मंजीत जी को अब चुप होना पड़ा। थोड़ी देर बाद रणदीप के फ़ोन पर विकास का कॉल आया तो कॉल पिक करके थोड़ी बहुत बातचीत के बाद रणदीप नर्स को दादाजी का ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से निकल कर चला गया। उसके जाते ही वहाँ बैठी डिम्पी जी ने कहा, देखा कितने घमंड में रहता है, आपसे बोलता तक नहीं और एक आप हैं जो उसके आगे पीछे घूमते हैं। मंजीत जी ने डिम्पी जी को चुप करवाते हुए कहा, अरे तुम जानती तो हो उसके नेचर को, वो हमेशा से ही कम बोलता है, इसमें नई बात क्या है? डिम्पी जी ने नाराज़ होते हुए कहा, आप तो रहने ही दें, पापा जी का ख्याल क्या हम लोग नहीं रख सकते थे? पर देखो हमसे एक बार कहने की बजाय इस नर्स से कहकर चला गया।
मंजीत जी ने डिम्पी जी को समझाते हुए कहा, हाँ तो नर्स तो इसी बात के पैसे दिए जा रहे हैं, तो फिर नर्स से ही कहेगा ना, क्यों तुम छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेती हो। मंजीत जी ने अब दलजीत जी को देख भावुक होते हुए कहा, वो तो रब दी मेहर है जो पापा जी बिल्कुल सही सलामत हैं। डिम्पी जी मंजीत जी की बात सुनकर चुप रहीं। वहीं दूसरी तरफ रणदीप दलजीत जी के रूम से जैसे ही बाहर निकला, विकास ने जल्दी से उसके पास आते हुए कहा, सर वो लड़की मिल गई और आपसे मिलने के लिए तैयार भी है। रणदीप ने अपने फ़ोन में बिजी रहते हुए कहा, गुड, एक काम करो, उसे मेरे अपार्टमेंट पर लेकर आओ, मैं उससे वहीं पर मिलूँगा। और हाँ, ख्याल रहे इस बात की किसी को खबर ना लगे। विकास ने रणदीप के पीछे पीछे चलते हुए कहा, इस बात से आप बेफिक्र रहिए। रणदीप ने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से फुल सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ता चला गया। शाम गहराने लगी थी। दिल्ली की सड़कें जाम से भरी थी और आसमान लगातार गरज रहा था। बादलों ने जैसे कोई साजिश रच रखी थी। अंधेरा समय से पहले उतर आया था। तेज बारिश सड़कों को धो रही थी, लेकिन एक लड़की इस बारिश में भीगती हुई किसी ठिकाने की तलाश में नहीं, एक सौदे की मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। वो लड़की थी सुहानी। कद 5 फुट 4 इंच, गोरा रंग, पतला नाजुक शरीर। उसने अपने लंबे और मोटे बालों को चोटी बनाकर बांधा हुआ था। छोटा मगर खूबसूरत और मासूम सा चेहरा जो इस वक्त उदासी की चादर ओढ़े हुए था। गुलाबी होंठ जो कि बारिश में भीगते हुए हल्के कांप रहे थे। उसकी चप्पलों में पानी भर चुका था। शलवार कुर्ता बदन से चिपक गया था। हाथ में पिघलती हुई फाइल थी और आंखों में डर, गुस्सा और हिम्मत का अजीब सा मेल रह रहकर तेज बत्ती चमकती और उसके चेहरे की उदासी को और गहरा कर जाती। आखिर वो एक आलीशान बिल्डिंग के सामने रुकी। स्काईलाइन रेजिडेंसी टावर 9, दिल्ली के रईसों का ठिकाना। वहीं ऊपर 26वीं मंजिल पर रहता था रणदीप मेहरा। ये वो नाम था जिसने पिछले 24 घंटों में उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह हिला दिया था। एक फ़ोन कॉल, एक शर्त और आज की ये मुलाकात जिसे ना वो टाल सकती थी ना स्वीकार कर पाई थी। लिफ्ट के भीतर भीगते बदन के साथ वो लिफ्ट के शीशे में खुद को देखती रही। खुद को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। कितनी मजबूर हो गई थी वो, जो अब एक सौदे का हिस्सा बनने जा रही थी। लिफ्ट की हर बीप के साथ उसका दिल और तेज धड़कने लगा। डिंग। 26वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकी। दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा किसी नौकर ने खोला नहीं, बल्कि खुद रणदीप मेहरा ने खोला। सूट पहने, बालों में ज़रा भी लापरवाही नहीं, चेहरा भावहीन। उसने सुहानी को एक नज़र देखा, सिर से पांव तक भीगी हुई, कांपती हुई, पर आंखों में सवाल लिए हुए। उसने सर्द लहजे में कहा, अंदर आओ। सुहानी धीरे से आगे बढ़कर अंदर आई। घर में दाखिल होते ही गर्मी का एहसास हुआ, मगर रणदीप की मौजूदगी उतनी ही ठंडी थी जितनी बाहर की बारिश। वो सोफे की तरफ इशारा करता है और उसके हाथ में एक सफ़ेद फोल्डर था। सैरोगेसी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। हर पेज पर कानूनी भाषा, हर शब्द में दिल से ज़्यादा दिमाग। उस कॉन्ट्रैक्ट को देखती सुहानी को देखकर रणदीप बोला, तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें खरीद नहीं रहा, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट बनवाया है। रणदीप ने कॉन्ट्रैक्ट सुहानी को देते हुए कहा, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ तुम्हारी मर्जी से। ये फैसला सिर्फ तुम्हारा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। सुहानी चुप रही, फाइल को खोला नहीं, बस उसे थामे रही। अब तक की बातों में रणदीप की आवाज़ में न कोई नरमी थी,
ना कोई झिझक। वहीं सुहानी, उसका तो दिल बड़ी जोरों से धड़क रहा था। वो घबराई हुई थी कि तभी खुद को घूर रहे रणदीप से मुंह फेर कर वो खिड़की से बाहर खिरती बारिश की बूंदें देखने लगी। कई पलों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर सुहानी ने धीमे से कहा, क्या मैं फिर कभी अपने बच्चे से मिल नहीं सकती? रणदीप ने उसकी बात सुनकर उसे टोकते हुए कहा, तुम्हारा नहीं, वो सिर्फ मेरा बच्चा होगा, जिसके जन्म होते ही तुम्हें उसे मुझे सौंपना होगा। और फिर कभी उससे मिलना तो दूर, तुम्हें उसे देखने की भी इजाज़त नहीं होगी। ये 9 महीने सिर्फ एक सौदा है, जिसके बाद रास्ते अलग। रणदीप ने फिर अपनी ठंडी आवाज़ में कहा। रणदीप ने सुन्न पड़ चुकी सुहानी को देखते हुए कहा, और अब ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त नहीं है। कुछ सोचकर सुहानी ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। इतना कहते ही सुहानी की आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने पेन उठाया, कांपते हाथों से आखिरी पन्ने पर दस्तखत किए। कुछ देर बाद वो वापस निकली तो बारिश अब भी जारी थी, मगर अब वो सिर्फ उसके बदन को नहीं, उसकी आत्मा को भी भिगो रही थी। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये उसकी ज़िंदगी में एक तूफान की शुरुआत थी। सुबह की धूप खिड़की के कांच से छनकर रणदीप के चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसके माथे पर चिंता की लकीरें उस चमक को निगल रही थीं। इधर रणदीप के दोस्त अबीर ने गुस्से से फाइल को मेज पर फेंकते हुए कहा, ये क्या कर डाला तूने? अबीर ने हैरानी से कहा, सैरोगेसी कॉन्ट्रैक्ट? उसने रणदीप को याद दिलाते हुए कहा, तू पागल हो गया है क्या रणदीप? क्या भूल गया कि दादाजी ने क्या कहा था? रणदीप उठकर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर वही पुराना ठंडापन, मगर आंखों में हल्की झुंझलाहट थी। उसने चिढ़ते हुए कहा, मुझे बच्चा चाहिए, और मुझे उसे बिना किसी इमोशनल ड्रामे के चाहिए था, इसीलिए ये रास्ता चुना। अबीर उसके पास आया, कंधे पर हाथ रखा, रणदीप को समझाते हुए कहा, लेकिन दोस्त, दादाजी ने सिर्फ बच्चे की बात नहीं की थी, उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो शादी करके अपना घर बसाओ, एक वैध कानूनी शादी। रणदीप ने खिड़की से बाहर देखते हुए एक लंबी सांस लेते हुए पूछा, तो अब क्या? अबीर मुस्कुराया, अब या तो शादी कर या सब कुछ भूल जा, तेरे नाम कुछ भी नहीं होगा। अबीर की बात सुनकर रणदीप गहरी सोच में पड़ गया। जिस शादी रूपी जाल में फंसने से वो बचना चाहता था, पर उसके दादाजी उसे उसी जाल में फंसा रहे थे। उसने अबीर को देखते हुए पूछा, क्या कोई और रास्ता नहीं है? अबीर ने रणदीप को देखते हुए कहा, है ना, जैसे तू पहले बच्चे के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, अब उसी लड़की से शादी का कॉन्ट्रैक्ट कर। मजबूर है, बेसहारा है, वो मना नहीं कर पाएगी। रणदीप ने अबीर की बात पर अपना फ़ोन उठाकर सुहानी का नंबर डायल कर दिया, और जैसे ही कुछ देर में कॉल पिक हुआ, रणदीप ने सुहानी को कुछ बोलने का मौका दिए बगैर अपनी ठंडी मगर भारी आवाज़ में कहा, मीट मी एट माई प्लेस इन 1 आवर। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि पैसा और ताकत इंसान को सब कुछ खरीदने का हक नहीं देती। किसी की मजबूरी को सौदा बना देना सबसे बड़ा गुनाह है, और जो रिश्ते स्वार्थ पर टिके हों, उनका अंजाम क्या होता है, ये हम इस कहानी के साथ साथ जानेंगे। तो आज का भाग आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और इस कहानी के अगले भाग का इंतज़ार कीजिए।